आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अजहर रुपारी। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसका सम्मेलन 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन में भारत को लेकर के तमाम तरह की करारदादें, तमाम तरह के रेजोल्यूशंस पास किए गए। आज हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के लिए ओआईसी कितना महत्वपूर्ण है, क्या भारत को ओआईसी का मेंबर होना चाहिए, या भारत इसको लेकर के क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि भारत अपने आप को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ओआईसी एक तरह से उसके लिए एक बेहतर टूल के तौर पर जो है काम कर सकता है। तो आज इन्हीं तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए महत्वपूर्ण कितना है ओआईसी, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर ओआईसी में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। वो तमाम चीजें हमारे साथ है। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आलोक बंसल साहब है, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर उमैर अनस साहब है, असिस्टेंट प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। ये हमारे टर्की से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं, ICWA यानी इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर के सीनियर मोस्ट जो रिसर्चर हैं, फेलो हैं, वो हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। आलोक जी, हम आप ही के पास आएंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जाहिर है कि भारत ओआईसी की जब भी बैठक होती है, रेजोल्यूशन पास होता है और भारत पर एक तरह से ये कहा जाए कि आलोचनाएं की जाती हैं उस रेजोल्यूशन में। भारत किस तरह से ओआईसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ जो है उसकी रणनीति है? देखिए, अगर आपको इतिहास मालूम हो तो ऐसा है कि ओआईसी में भाग लेने के लिए भारत ने भी एक बार डेलीगेशन भेजा था, जिसको पार्ट नहीं लेने दिया गया। पाकिस्तान के दबाव में, पाकिस्तान के प्रभुत्व में हमें उस तरीके का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। आज स्थिति यह है कि ओआईसी के अधिकांश देशों के साथ भारत के बहुत मधुर संबंध है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके का पाकिस्तान का प्रभुत्व है, उसके अंतर्गत भारत को, मेरे को नहीं लगता कि ओआईसी का सदस्यता आसानी से मिल पाएगी। और आज पाकिस्तान एक फाउंडर कंट्री है, उसका बहुत बड़ा योगदान था इस ओआईसी को स्थापित करने में। दूसरी चीज ये है कि क्या सैद्धांतिक रूप से क्या हमें ओआईसी जैसे संगठन का हिस्सा होना चाहिए? क्या धर्म को या मजहब को एक राष्ट्र का आधार बनाना चाहिए? ये टू नेशन थ्योरी की जो बात आती है, इजराइल की जो बात आती है, ये सब जो है मजहब के ऊपर बनाए गए राष्ट्र हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा हमेशा से ये मानना है कि राष्ट्र और मजहब जो है एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से उनको जुड़ना भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये संगठन ही गलत है, लेकिन आज की तारीख में हर तरीके के संगठन बन जाते हैं। चूंकि संगठन बना हुआ है और भारत दुनिया की दूसरी या तीसरी, आप जिस तरीके से भी सोचे, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का राष्ट्र है, तो अगर आप एक इस तरीके का संगठन बनाते हैं तो उसमें भारत की उपस्थिति अनिवार्यता है। लेकिन जिन कारणों से भी ये राष्ट्र सोचते हैं कि भारत उसमें नहीं होना चाहिए, उस कारणों वो राष्ट्र वहां नहीं है। इसमें कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें जहां पे कि मुस्लिम जनसंख्या जो है भारत से बहुत कम है। अगर आप देखें, क्षीणप्राय है ट्रिनिडाद टोबैगो, कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें बहुत ही कम मात्रा में मुसलमान रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सदस्यता दी गई है। तो ये कहना कि ये कुछ राजनीतिक मसलों के कारण भारत को इससे बाहर रखा गया है, मेरे ख्याल से अनुचित नहीं होगा। और जब तक मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का उसमें प्रभुत्व है इस संगठन के अंदर, या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि विदेश मंत्रियों की बैठक अपने यहाँ कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को वहां पे अंदर आने की इजाजत मिल पाएगी। अन्य राष्ट्रों के ऊपर है, जैसे यूएई ने स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया था, और ऐसा होगा आगे नहीं तो ऐसे हालात में भारत की इंपॉर्टेंस तो और ज्यादा बढ़ जाती है, भारत की जरूरत बढ़ जाती है ऐसे प्लेटफॉर्म पे शामिल होना। देखिए, भारत की जरूरत बनती है या नहीं बनती है कहना बड़ा मुश्किल है। ये प्लेटफॉर्म अच्छा है अगर ये प्लेटफॉर्म चलता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म, अगर आप साल दर साल कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित करते हैं और
चीन के विदेश मंत्री को बुलाते हैं, आप उइगुर्स के बारे में बात नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि इस संगठन के अंदर अगर आप चले भी गए तो आप, जो आपके मित्र हैं वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे। लेकिन क्या है कि ये संगठन ऐसा है कि संगठन की शुरुआत से इस पे पाकिस्तान का जिस तरीके से प्रभुत्व रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि भारत को अंदर आने नहीं दिया गया। जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए थे, उनका एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, उस जगह पहुंचने के बाद हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी। और डॉक्टर फजलुर रहमान, आपसे अगर चीजों को समझना चाहें, आप इसे किस तरह से देखेंगे? पहली बात तो यह है भाई साहब कि आज का जो दौर है, आज की जो पॉलिटिक्स है जी, वो जितने भी ग्लोबल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी धीरे धीरे जो पूरी की पूरी जो अहमियत है, जो उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस है, उसमें काफी हद तक इरोजन आया है। आज का दौर है वो बायलैटरल रिलेशनशिप। अगर हम मान लें कि ओआईसी में इंडिया को जगह मिल भी जाए, मान लेगा आप कि एक बहुत जो चीजें हो, जिस तरह का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जिस तरह का अलायंसेज है, काउंटर अलायंसेज है, सबसे ज्यादा अहम चीज आज के दौर में यह है कि आपकी बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये है हमारे सामने इजराइल। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो मेंबर नहीं है, लेकिन लोग बहुत क्रिटिसिज्म कंडेमनेशन करते रहते हैं, लेकिन उनका तकरीबन हर कंट्री से बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ओआईसी की बात करें, अरब लीग की बात करें, जितनी भी सारी ये तंजीमें हैं, ये बहुत ही पुरानी तंजीमें हैं, बहुत ही पुराना, इनकी लाइफ जो है 70 ईयर्स, 80 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, लेकिन उनका अपना खुद रिलेवेंस कितना है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उनका अंदर जो इरोजन आया है, जो उनका से है, जो उनका रिलेवेंस है, जो उनका स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक जो पॉलिटिकल वेटेज है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि क्या वो इतना ऑर्गेनाइजेशन इतना रिलेवेंट है कि हम ज्वाइन करके उसकी ओपिनियन को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इस मामले में इतनी कैपेबल नहीं है कि वो किसी तरह की इन्फ्लुएंस कर सके, ग्लोबल जो ओपिनियन मेकिंग पे कुछ अपना इन्फ्लुएंस डाल सके, कुछ असर डाल सके, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देखिए जो एक सो कॉल्ड अरब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, अरब और इस्लामिक वर्ल्ड में पिछले 12-13 साल से जो हो रहा है, आप मुझे एक मिसाल दे दीजिए जहां पे ये जो है इसने किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी है या जो स्ट्रेटेजिक जो पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें इसका किसी 1% भी इसका इन्फ्लुएंस हो। तो ओआईसी की जो बात आपने की रेजोल्यूशन की, तो इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ रेजोल्यूशन प्रिंटिंग मशीन। उसके अलावा इसका कुछ भी वो नहीं है। तो अगर इंडिया, अगर ये भी मतलब, अगर जैसा कि हम बंसल साहब ने कहा कि इंडिया के रिलेशन जो है बहुत सारी कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया को अगर जब तक इंडिया के रिलेशनशिप जो है वहां की जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, जो बहुत स्टेबल कंट्रीज हैं, जो जिनका एक वहां पे सिक्का चलता है ओआईसी में, यूएई है, सऊदी अरब, अगर आप पाकिस्तान को माइनस में कर दें तो इंडिया के रिलेशन उस कंट्री से काफी बहुत अच्छे हैं। और तकरीबन पिछली जिस तरह का उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अगर जाए और वहां ना जाए, ओआईसी में उसको एंट्री मिले ना मिले, उससे इंडिया बहरहाल उस खत्ते में एक इंपॉर्टेंट कंट्री एक है। रिलेशनशिप हर लम्हे, हर घंटे जो है बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, उसका जो टेम्पलेट है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो ओआईसी वर्सेस इंडिया या ओआईसी विद इन इटसेल्फ जो है, उस अंदर जो चीजें हो रही हैं उस पर अगर फोकस डालेंगे तो हमको ये नहीं लगता कि ओआईसी का इतना बड़ा रिलेवेंस है जिसपे इंडिया बहुत कोशिश करे, या इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि अगर ओआईसी में कोई एंट्री मिल जाए तो हम वहां पे पाकिस्तान को काउंटर कर देंगे, ये कर देंगे। इसकी लगता नहीं मुझे कि उनका जिस तरह का इंटरनल जो इनका धीरे धीरे जो उनका रिलेशन खत्म हो रहा है अपनी रीजनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो इंडिया बहुत ज्यादा, हमारे ख्याल में, आई डोंट नो वेदर डॉक्टर बंसल विल एग्री और नॉट, इंडिया का जो डिजायर, जो अर्ज थी 10-20 साल पहले ओआईसी को लेकर जो उनका कंसर्न था, अब वो कंसर्न पे बहुत कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया। मतलब हम लेकिन एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि ठीक है ओआईसी की उतनी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे अब इंडिया की नजर में कम होती जा रही है। सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि जो पड़ोसी देश है, खासतौर से इंडिया का ज्योग्राफिकली अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए, चारों तरफ से मुस्लिम देश भारत के जो है वो इस वक्त मौजूद है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इग्नोर करके, इन तमाम देशों को इग्नोर करके यूरोप और अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उस पर भरोसा करना, ये कितना उचित होगा? क्यों नहीं ओआईसी? देखिए, पहली बात ये है भाई साहब, हाँ, कि ज्योग्राफी को आप नहीं बदल सकते। आप ज्योग्राफी एक फैक्ट है, उसको बिल्कुल नहीं बदल सकते आप। और जहां तक यूरोप पे भरोसा करना, अमेरिका पे भरोसा करना,
ये सब चीजें मेरे ख्याल में बहुत ही, जो भरोसे की बात आपने कही, ये अगर आप देखें, ये बहुत ही टेम्पररी फिनोमेना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, एक अपनी उसकी अपनी अलग ऑटोनॉमी है, उसकी अपनी वो चीजें हैं। कुछ चीजें बदल रही है दुनिया के बदलते हालात में, आपको जो है फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ती है। कुछ लॉन्ग टर्म चेंज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं। और आपने कहा कि मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है, उसमें चीजों को दोबारा, जो इंडिया के रिलेशनशिप है उनसे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया को उन मुस्लिम देशों तक पहुंचने के लिए ओआईसी की जरूरत है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि आजकल जो जितनी भी वो जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो एस्पायरिंग कंट्रीज हैं, वो बायलैटरल रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। जैसा कि आप देखिए, इंडिया का जो यूएई से जो टाई है, बहरीन से जो टाई है, कतर से जो है, सऊदी अरब से, इसमें कहीं से भी कोई ये ना कहे कि मतलब ओआईसी अगर इंडिया मेंबर बन जाएगा तो इसकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगी। वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे शेप में है, बहुत ही वेल प्लेस्ड है। तो मुझे लगता नहीं है कि अच्छे, ये तो नहीं कि अगर हमारी मेंबरशिप ओआईसी में नहीं है तो हम अगर यूरोप से अपने संबंध न करें, हम अपने अमेरिका से संबंध न करें, हम अपने यूएनएससी में जो हमारे एस्पिरेशन है, हम जो हमको एक परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, उसको हम एस्पायर न करें, ये तो बिल्कुल तो नहीं है। इसकी अलग अलग अपनी अहमियत है, यूएनओ की अपनी अलग अहमियत है, और जो डिफरेंट जो बॉडीज हैं, ग्लोबल बॉडीज हैं, अरब लीग है, ओआईसी है, जीसीसी है, बहुत सारी, यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, G7 है, G20 है, सबका अलग अलग अपना एक उसके फॉर्मेशन का, उसकी फंक्शनिंग का, उसका अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हम ऐसे नहीं देख सकते, बाइनरी नहीं देख सकते, अगर ओआईसी नहीं तो वो क्यों, वो नहीं तो ये क्यों। तो सबके अपनी अलग अलग रिलेवेंस है, अलग अलग अपनी स्ट्रेटेजिक है, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। कुछ के अपने विजन बड़े ब्रॉड विजन है, कुछ के अपने बड़े शॉर्ट लिमिटेड विजन है। कहीं की किसी की प्रायोरिटी कहीं कुछ और है, कहीं पे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, कहीं पे किसी की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। तो ये इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल। डॉक्टर उमैर, अगर आपसे इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करें, आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं इस दोनों हमारे साथियों ने, आलोक साहब ने और फजू साहब ने, बहुत ही जो भारत का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में उन्होंने ठीक से बात रख दी है। और इन दोनों लोगों की बातों से ये बात बहुत साफ है कि ओआईसी का अपना खुद का जो महत्व है बहुत ही कम हो चुका है, और भारत के वो कितना काम आ सकता है और कितनी जरूरत है भारत को, इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात किए जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं, और इसके मुताबिक ही हमें अपनी विदेश नीति और हमें ओआईसी के बारे में हमें क्या करना है, वो इन दोनों बातों के मुताबिक हमें करना होगा। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा सरकार और इससे पहले की सरकारें इसी के मुताबिक अपनी जो अप्रोच है ओआईसी को के लिए वो ऐसे बनाती रही। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़े फिलोसफिकल उसके बारे में मैं समझना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि सभी राष्ट्र, सभी देश जो भी कहीं पर होते हैं, तो उनका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, और वो वहाँ पर सदियों से, सालों से, लाखों सालों से वहाँ पर बने रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कब किस सदी में कौन से देश बन गए, लेकिन वो जमीन तो वहाँ पर मौजूद रही है। तो भारत अपना जो मौजूदा गणराज्य है वो अभी आया है 1947 से, लेकिन भारत यहाँ तो लाखों साल से यहाँ पर मौजूद है, और लाखों साल से ये जो इसके पड़ोस में जमीनें हैं, देश है, ये सब वहाँ पर बने रहे हैं। कल ही यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखते हुए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा जो देश है वो ये हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशंस है। जब हम सिविलाइजेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं सिविलाइजेशनल रिलेशंस का, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर ने कल इसका इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये होता है कि जो मौजूदा राष्ट्र की सीमाएं हैं और जो फर्क है मजहब के, धर्म के या किसी भी तरह के, उनसे परे होकर के हमारे संबंध रहे हैं, और वो संबंध आज भी हम उनको वैसे ही देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरब में आज मुसलमान हो गए हैं और पहले ईसाई थे, या इजराइल में पहले यहूदी थे, फिर बाद में ईसाई हो गए, फिर बाद में मुसलमान आ गए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। वो जमीन हमारे देश से हमेशा से कनेक्टेड। तो मैं यहाँ पर ये बात ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त भारत की विदेश नीति में एक इस तरह का कंफ्यूजन है कि हम जो हमारी सच्चाई है एक जगह पर रहने की, क्या हम उस सच्चाई को बदल सकते हैं क्या? जो महत्व हम अपनी ज्योग्राफी जिसमें हम लोकेटेड हैं उसको छोड़ करके दूसरी ज्योग्राफी को जितना हम महत्व दे रहे हैं, वो चिंता का विषय है। हम यूरोप से हमारे संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अमेरिका से संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए, कोई दो राय नहीं। ऑस्ट्रेलिया से, जापान से हमारे संबंध बहुत मधुर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन हम इस हकीकत को बिल्कुल नहीं बदल सकते कि जो हमारा ईस्ट एशिया है, जो हमारा साउथ एशिया है, जो हमारा वेस्ट एशिया है, हमारा सेंट्रल एशिया है, वो हमारी जमीन से जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंटल देश है, पूरा एरिया है, वो हमारे साथ बने रहेंगे। इसलिए उनके साथ हर तरह के संबंध बनना चाहिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भारत किस प्रकार का रोल अपने लिए देखना चाहता है। बिल्कुल, अभी जिस तरह से बिल्कुल जी, किस तरह का भारत, मैं समझता हूं कि भारत एक सिविलाइजेशनल देश होने की वजह से एक लीडरशिप का रोल है उसके पास। वो नेतृत्व करता है सिर्फ अपने एरिया, अपनी पॉपुलेशन की वजह से नहीं, बल्कि बहुत सारी वैल्यूज को, बहुत सारी बिल्कुल इतिहास को, बहुत सारी चीजों को करता है। ऐसे में भारत को इन क्षेत्रों में, पूरे ओआईसी देशों में जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसका हिस्सा उसको होना चाहिए, उसके सभी कामों में उसको शरीक होना चाहिए। ये प्रिंसिपली बिल्कुल जरूरी बात है। अगर वो इससे अलग रहता है, चाहे वो किसी फायदे का ना हो, क्योंकि हम लोग डिप्लोमेसी में बड़े सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो रस्म है, रवाज है, तो हमें करना होता है। तो ओआईसी जैसा जो देश है, आज उसका महत्व तो नहीं है, लेकिन जो लोग उसमें रहते हैं वो तो हमारे अपने हैं ना। तो उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर होता है, और वो बहुत जरूरी। मिसाल, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ अपना झोंक दिया, लेकिन इसके बावजूद आप एक आम अफगानिस्तान के बंदे से पूछिए कि आपको भारत ज्यादा पसंद है या पाकिस्तान। नहीं, आप ये देखिए ना, जो विदेश मंत्री है वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक छोटे से अपने अधिकारी को नहीं, वो फौरन, एक अफगान से आप पूछिए, वो फौरन कह देगा कि नहीं, हम तो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। ये है वो इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कि जो जमीन से हम जुड़े हुए नहीं, इसके बावजूद भी वो हमको उसका हमें फायदा मिलता है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सारे जो देश हैं उससे जुड़ाना चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आलोक साहब के उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब हम ये शब्द कहते हैं कि वो मुसलमान के नाम पर बने या धार्मिक उस पर बने, ये इसलिए ज्यादा सही बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान वो किसी न किसी वक्त में कुछ ना कुछ तो होता ही है। वो बराए नाम मुसलमान है, और जब मुस्लिम देश नाम करके जब उसकी स्थापना हुई थी, तो उस वक्त इस्लाम या मुसलमान ज्यादा उसमें मुद्दे में नहीं था। मुद्दे में सबसे बड़ा जो इशू था वो जो यरूशलेम में जो मस्जिद है, वो उसको जब आग लगाई गई थी, उसको बचाने के बैकग्राउंड में वो संगठन बना था। ठीक है, उसको बचाने के बैकग्राउंड बनाए, उसका जो एक आइडियोलॉजिकल या धार्मिक महत्व वो ज्यादा नहीं है। उसी देश में, उसी के थ्रू जो नॉन मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनके प्रमोशन की भी बात उसी में होती है। और अगर भारत उसमें शामिल हो तो उस पुराने इतिहास को बचाने की पहल भारत के जरिए ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल आलोक जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर उमैर, आप उसे फिर जी देखिए, दो चार चीजें हैं जिसके बारे में मैं कहूंगा। जैसा आपने कहा कि पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध, तो पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। मालदीव्स है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मित्र भारत। बांग्लादेश, सबसे अच्छा मित्र भारत। एक पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, वो होंगे भी नहीं, चाहे आप ओआईसी के सदस्य बने ना बने। ओआईसी का एक जमाने में महत्व था, मुझे आज नहीं लगता कि आज ओआईसी का कोई राजनीतिक महत्व रह गया है। ये एक सिर्फ नाम के वास्ते संगठन रह गया, जैसे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। इस संगठन की कोई महत्व नहीं है। अगर चीन शामिल हो सकता है, अभी कुछ दिनों पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने जो है यूएई और इजराइल को तो वहां पे होस्ट किया, तो क्या आपका वो है, आपका ओआईसी उसके 10 दिन बाद जो है फिलिस्तीन और इजराइल के पक्ष में वो रेजोल्यूशन पास कर रहा है, उसका कोई महत्व है? ये तो एक वो है, प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। ये डेड स्ट्रक्चर है जिसको कैरी किया जा रहा है। वो तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने वो कर दिया। इमरान खान खुद, उनको नहीं पता कि वो अगले हफ्ते तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपना एक लास्ट हुर्रा कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इस संगठन का कोई बहुत ज्यादा औचित्य अब बचा है। हाँ, अगर हमें वो इनवाइट करें, निमंत्रित करें, तो भारत को जाना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जब जो है वोटिंग की बात आती है परमानेंट मेंबर के तौर पर, कहीं ना कहीं ओआईसी जो सदस्य कंट्रीज हैं वो एक तरह से भारत के लिए मददगार साबित होंगे?
ओआईसी ने आज तक कभी एन ब्लॉक वोट नहीं किया। किस मुद्दे पे किया आप ये बताइए? सीरिया के बारे में किया, इराक के ऊपर किया, ईरान के ऊपर किया, किस पे किया है? आज तक ओआईसी के कंट्रीज ने एक साथ कभी वोट दिया ही नहीं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या औचित्य? आप सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, जो आपके साथ है वो साथ है आपके। अगर यूएई आपका समर्थन करेगा तो करेगा, अगर सऊदी अरब आपका समर्थन करेगा तो करेगा, मिस्र अगर आपका समर्थन करेगा तो करेगा, और नहीं करना होगा तो पाकिस्तान आपका समर्थन नहीं करेगा। टर्की हो सकता है आपका समर्थन ना करे, एर्दोगान का टर्की आज आपके समर्थन ना करे। तो ये तो उसमें आपके ओआईसी के अंदर होने या बाहर होने पर मुझे कोई यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है हमारे भारत में हमारे साथियों के दरमियान, वो ये है कि ओआईसी को लेकर के ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं कि ओआईसी ये कर देगा, ओआईसी वो कर देगा। ओआईसी का मैंडेट जो है हमें सिर्फ उसके उसी लिमिटेड मैंडेट में देखना चाहिए। जैसे मेरा अपना पर्सनल स्टडी जो है वो ये है कि ओआईसी पूरे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में डिसीजन मेकिंग में फेल है, और वो इसलिए फेल है क्योंकि इजराइल के अलावा और किसी मुद्दे पर उसने कोई बड़ी पोजीशन ले नहीं सकता। एक बात। दूसरी ये है कि लेकिन अगर आप सोशियो इकोनॉमिक और स्पेशली इंट्रा ओआईसी ट्रेड वगैरह के डिबेट्स आपको देखें तो उसमें काफी हेल्पफुल हुआ है वो। इनकी बड़ी सारी रिपोर्ट्स आती है, और ओआईसी ने जो उसके सेक्रेटरीट ने जिस तरह की डेवलपमेंट इश्यूज पर जो डिस्कशंस किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो ठीक है उमर, आप पॉलिटिकल इश्यूज हटा दीजिए किनारे। उमर, चूंकि तो समय की मजबूरी होती है, और डॉक्टर साहब बहुत कम शब्दों में, फजल रहमान साहब बहुत कम शब्दों में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, दुनिया बदल रही है और विदेश नीति पर भी गौर किया जा रहा है, ऐसे में भारत की रणनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या होनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में? देखिए, सवाल यह है कि पहली बात तो यह है कि फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा आजकल पिछले तकरीबन 20 साल में बहुत ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्रिवन हो गई है। उसमें जो है आइडियोलॉजी का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज नहीं है। उसका जो इंटरनल जो एलिमेंट है, जो डिटरमाइनिंग और शेपिंग जो वो बिल्कुल जो फोर्स है वो इकोनॉमी है। उसमें जो है ओआईसी की आइडियोलॉजी क्या है, ओआईसी का इंटरनल मोड ऑफ फंक्शनिंग क्या है, ओआईसी की प्रायोरिटीज क्या है, उससे हटके हर कंट्री, इवन विद इन कंट्री देखिए, ओआईसी के अंदर भी जो है उनका जो अलाइन देखिए, जो रिलेशनशिप देखिए, वो कितना कंट्राडिक्टरी है और कितना डाइवर्जेंस है फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल। तो उसमें लगता है कि इंडिया जो है बिल्कुल एक तरह से, मतलब कि अगर उसकी चीजों को लगता है कि हम वहां से जाके, इंडिया ने कभी नहीं कहा, लेकिन जैसा कि बंसल साहब ने कहा कि उसकी अपनी जो अहमियत है, जो इंडिया के अंदर जो 15-20 साल पहले जो अच्छी वो अब नहीं रही, लेकिन अभी भी जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी मतलब एक बार उसका फॉर्मेशन होता है, 70 साल 60 80 डिकेड पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसका रिलेवेंस बना रहेगा।